Now listen. Only MCQ numericals of colligative properties including want of factor are remaining. वो खत्म करके आज चैप्टर खत्म कर देते हैं। ऑल तो बहुत टाइम लग गया है। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट चैप्टर था लगा दिया ये प्राची। बस जैसे पढ़ाई होता भी अपनी रहती है, वरना भी मैं बोल दूं बाहर जा रहा हूँ, आप गिरोगे नहीं यहाँ पर। और ये नोट कर दिया करो, मैंने ना किसका नाम किस वीडियो में कब लिया हुआ है, so that whenever PTM is there, I will just go to that time कि हाँ इस समय इसका नाम ले दिया गया है। ठीक है, चलो ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन स्पेशली रिगार्डिंग MCQ बढ़ेंगे। ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, यानी कि सबकी कंसंट्रेशन सेम है। वो क्या है, एक HCl है, एक CuSO4 है और एक K2SO4 है। ये तीन केमिकल्स हैं, तीनों की कितनी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल, मतलब 1 लीटर में कितने हैं 0.1 मोल, या 10 लीटर में कितने आ गए 1 मोल। भाई 0.1 मोल आ गई ना, तो 10 लीटर में कितने आ गया 1 मोल। तो मतलब अगर 10 लीटर में इसका भी 1 मोल है, 10 लीटर में इसका भी 1 मोल है और 10 लीटर में इसका भी 1 मोल है, और तीनों का हमने क्या निकाला, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF निकाल दिया। तो देखो वैसे तो आप पढ़ करके आए थे कि अगर कंसंट्रेशन सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या जाएगी सेम, बिकॉज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द नंबर, एंड नंबर मींस कंसंट्रेशन। जितने नंबर फालतू उतनी कंसंट्रेशन भी ज्यादा। अगर कंसंट्रेशन सेम तो नंबर भी सेम, लेकिन वो एग्जैक्टली अप्लाई तब होगा जब आपके पास जो सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलिटिक नहीं है, टूटता नहीं है। बट यहां ध्यान दो, ये जो HCl है, HCl अगर टूटता है कंप्लीटली तो I वैल्यू कितनी जाएगी इसके लिए 2, यानी कोलिगेटिव की जो प्रॉपर्टी डबल हो गई इसकी। अगर CuSO4 टूटता है तो कितनी वैल्यू होगी इसके लिए 2, एक Cu एक SO4। अगर टूटता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, I वैल्यू इज 3, तो रेशो विल बी 2:3 या फिर 1:1:1.5 जो भी दिया होगा यहाँ पे। तो दोनों दिए हुए हैं 2:2:3 और 1:1:1.5 इस तरीके से होगा। ये सिंपली बता देगा। अब बताओ जरा मुझे किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा इन तीनों में, किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा हाईएस्ट? K2 नहीं होगा बेटा, सबसे कम होगा। भाई डिप्रेशन ज्यादा आएगी तो नीचे जाएगा। ये समझना, मैंने ये नहीं कहा कि किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मैंने कहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका सबसे हाई होगा। बस किसका, दोनों का होगा, HCl का भी और CuSO4 का भी, दोनों का हाई। इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा क्योंकि डिप्रेशन ज्यादा आएगी, नीचे जाएगा। भाई ऐसे बनाते हैं बेवकूफ को MCQ भाई, ठीक है। दोनों में फर्क है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है एंड फ्रीजिंग पॉइंट में फर्क है। देखो बस समझना, क्योंकि चीजें बेसिक सी हैं। अगर जैसे वाटर है, इसमें कुछ डाला नहीं है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। लेकिन मैंने क्या किया, इसमें सोल्ट ऐड कर दिया, मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दूंगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा बढ़ेगा, कम होगा। तो मान लो ये हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 271 केल्विन। अब बताओ फ्रीजिंग पॉइंट हाई किसका है? ये हाई है, ये क्या है लो, कि नहीं? तो फ्रीजिंग पॉइंट तो इसका हाई है, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहां पे ज्यादा है? वो यहां, क्योंकि
डिक्रीज में कितना डिक्रीज हुआ, डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट मींस डिफरेंस डेल्टा टीएफ कितना है, या कितना है माइनस -2 आ गया। ठीक है, तो ये जरा ध्यान रखना इस क्वेश्चन के हिसाब से। ऑल्दो जब तक आराम से बैठकर नहीं पढ़ोगे ये चीजें समझ नहीं आएंगी। ठीक है, अब सुनो, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे ना वो ये पूछ सकता है आपको, बताओ जो आपके पास सोल्यूट है वो इलेक्ट्रोलिटिक है या नहीं है, या फिर उसका नेचर क्या है। मीनिंग वही है, द मीनिंग ऑफ नेचर, या मीन्स वो इलेक्ट्रोलिटिक है या नहीं पता लगाना है आपको। देखो ये क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, ये सब क्वेश्चन बड़े इजी वाले हैं। 1 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक है, किसके अंदर है वो, बेंजीन में। ऑल्दो अगर एमसीक्यू में आता है ना तो यहाँ याद रखो, कुछ चीज़ें को याद भी हेल्प करते टाइम सेविंग के लिए। हमेशा एसिटिक एसिड अगर डालते हो वाटर में तो टूटता है, तो उसकी आई की वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि टूट रहा है, आई वैल्यू विल बी मोर देन 1 अप टू 2 अगर टूटता पूरा है तो। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को डालते हो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट में, मतलब बेंजीन क्लोरोफॉर्म वगैरह में, तो वहाँ वो जुड़ जाता है। ध्यान रखना, ये भी आपको ऐसा इस तरह चल जाएगा। तो वैसे ही पता लग रहा है कि यहाँ आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आने वाली है, बट स्टिल वो कह रहे हैं कि 1 मोलर सोल्यूशन है एसिटिक एसिड के बेंजीन के अंदर, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मींस डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आई, 2.6 केल्विन। और ये दिया हुआ होता है ना आपको, ये ऑब्जर्व होता है, इट इज ऑब्जर्व नॉट बाय कैलकुलेशन, क्योंकि खुद निकाल लोगे आप। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई एंड सुजेस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट्स वैल्यू। और क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब रीजन दो उसका। अब देखो सबसे पहले आई निकाल लो, अगर आपको पता लगाना है आई का क्या था, ओ सी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व तो यही है जो दे रखी है, कितनी है 2.6, ये क्या हो गई ऑब्जर्व्ड, ये बाय ऑब्जर्वेशन आ गई थी लैब में, इसने बोल दिया। कैलकुलेशन आप निकाल लोगे कैसे, तो दे रखा है आपको, यू नो के एफ की कितने दे रखे हैं यहाँ पर आपको। देखो ये था ना, जिसको समझ नहीं आता हो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। कितनी मोलैलिटी है, 1 ही है, तो यानी कि जो के एफ की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी आएगी, डेल्टा टी एफ की। और के एफ की दे रखी है, नहीं दे रखी है, गलती कर रखी है इसने यहाँ पे, वो आपको देंगे, यहाँ पे मिस्टेक है तो लिख लेना यहाँ पे, के एफ की जो वैल्यू है वो 5.10 होगी, दी होगी। ये 5.10 क्यों है, क्योंकि के एफ है ये बेंजीन का, ठीक है, वाटर का नहीं है। तो यही मींस डेल्टा टी एफ आ गया है 5.10 इंटू 1 5.10, यानी कि 5.10 ये हो गई आपकी डेल्टा टी एफ बाई कैलकुलेशन बाई अप्लाइंग फॉर्मूला। ये असल आया तो साफ दिख रहा है, लोअर वैल्यू हायर वैल्यू, आई शुड बी लेस देन 1, एंड इफ आई इज लेस देन 1 व्हाट इट मींस, association. If I is 1 means complete dissociation. Thinking की. If I is 1 means no association, no dissociation. Solute is non-electrolytic. Non. चक्कर किसको आया भाई, ये कौन गिर गया, ये ठीक है, बैठ गए यहाँ पर। पढ़ाई उतनी करनी जितने हमें ठीक ठाक रह जाए। अच्छा, अगर आई की वैल्यू मोर देन 1 आ रही है, इट मींस डिसोसिएशन, इट मींस, हाँ अगर आपको कह रहा है, अब देखो मैं साफ बता रहा हूं, आई कांट टेल यू कि ये क्वेश्चन आने वाला है, हाँ ये कहता हूँ मैं, इस तरीके से आएंगे और आते भी हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट एवरी ईयर आई गिव यू समथिंग डिफरेंट। क्यों, मुझे मालूम है, इस साल ये पूछ लिया, पहले ये पूछा था, ये बचा हुआ है,
थोड़ा होता है। अगर आपके पास एक AB2 टाइप का सोल्यूट है और दो कंडीशन है, एक कंडीशन में I की वैल्यू है 2.5 और एक कंडीशन में I की वैल्यू है 3, तो व्हाट द I वैल्यू 3 इज सजेस्टिंग? और 2.5 में हो रही है एसोसिएशन 2.5 में क्या हो जाएगी? If I value is 2.5, is this association? बेटा ये मैक्सिमम कितने में टूट सकता है? एक A में और दो। अगर I की वैल्यू 3 ही आ रही है, इसका मतलब 100% डिसोसिएशन। एंड इफ I वैल्यू इज मोर देन 1, बट जितने पार्टिकल है उससे कम है, तो नॉट 100% कंप्लीट डिसोसिएशन। इससे पता चल जाता है कि ये जो, अगर जैसे मान लो मेरे पास ये रहा AlCl3 के लिए I की वैल्यू अगर हो रहा है डिसोसिएशन, तो I की वैल्यू मोर देन 1, लाइक 1.1 से स्टार्ट हो जाएगी आगे, और मैक्सिमम रेंज क्या रहेगी? 4, 3 + 1 4। अगर 4I है तो डिसोसिएशन 100%। अगर 1.1 आ रही है तो 0.1, मतलब उसमें जाएंगे हम। ये तो अल्फा आएगा 0.1, कितना आएगा यहाँ पे? 10%, ठीक है, वो डिसोसिएशन हो रही है। तो इस तरीके से होता है ये। नेक्स्ट, ये तो ठीक है, इसमें फालतू नहीं करेंगे। Calculate the freezing point depression expected for 0.711 molar aqueous solution। ये रहा 0.711 molar aqueous solution of Na2SO4, ठीक। If this solution actually freeze, मतलब ये क्या हो गया? कुमकुम पड़े जाओ, अभी आगे जाओ, आगे बैठ जाओ, यहाँ पर सुन ही रहे हो ना? आगे दो, यहाँ बैठ जाओ। हाँ, इसका मतलब क्या है? ये क्या है? एक्चुअली फ्रीज है। हाँ, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्चुअली मीन्स जो लैब में हो रहा है, रियलिटी में हो रहा है, कैलकुलेशन से नहीं हो रहा है। ये है हमारे पास ऑब्जर्व डेल्टा TF, कितना आ रहा है? ये व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I? तो बेटा I इज IOC, ऑब्जर्व कितना है? 0.32, बस इतना ले लो, लगाना लगा दो, कोई इशू नहीं। ये माइनस मत लेना, वो चेंज है, चेंज में माइनस प्लस नहीं होता है, चेंज होता है, ठीक। और अब नीचे ले लो आप बाय कैलकुलेशन, मींस KF इनटू मोलैरिटी। कितनी KF की वैल्यू? 1.86 इनटू मोलैरिटी रखी है, आपको रखी है, कितनी है? 0.0711। जो भी आंसर आएगा, अगर I की वैल्यू क्या पूछा इसने? हाँ, बस ये निकालना है KF की वैल्यू, ठीक है। तो KF की वैल्यू आप निकाल लो कि कोई इसमें मुश्किल नहीं आएगी, यही तरीका है। 2.42 आ रहा है, and if I value is more than 1, it means it is undergoing चलो कर लो ये एक्चुअल PYQ है। दिमाग का यूज करना है, जिसके पास है वही करे, बाकी बच्चे बात ना करें, बात करेंगे तो मतलब खत्म ही हो चुका है। Which aqueous solution has higher concentration? ये मैं एक बार करवा चुका हूँ +1 में भी। Which aqueous solution has higher concentration? 1 molar or 1 molar? हाँ? 1 molar has higher concentration. No. 1 molar. हाँ भाई, from wire side, any opinion?
कुछ एक ने तो आंखें ऐसे खोल रखी है, दिखावा हो जाए कि जाग रहे हैं, इतने काफी है। अरे भाई देखो, बात समझना, अगर आपको डेफिनेशन पता है और आपके पास ब्रेन है और नींद नहीं आ रही है तो आंसर आ जाएगा। द मीनिंग ऑफ 1 मोलर क्या होता है, ध्यान देना। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, यहां ना तो ये बाय डिफॉल्ट मानना पड़ेगा आपको कि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही है। अगर वो दी होगी तो लंबा केस है, इतना आएगा नहीं। डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ही माननी है आपको, यूजली होती है भैया बोतल लेते हैं। अब सुनो, इफ कंसंट्रेशन इज मोर, इसका मतलब सॉल्वेंट इज लेस। जितना पानी कम उतना कंसंट्रेशन ज्यादा। मोर वाटर लेस कंसंट्रेशन। अब बताओ जरा मुझे, किस में वाटर ज्यादा है, इस 1 मोलर में या 1 मोलर में? 1 मोलर में ज्यादा बेटा। यहां सीधा सीधा 1 kg वाटर है, लेकिन यहाँ 1 लीटर में 1 मोल सॉल्यूट में है, वो बाहर निकालना पड़ेगा आपको। इफ आई कंसीडर 1 लीटर का मतलब, इफ आई कंसीडर 1 लीटर एंड डेंसिटी इज 1 ml per ml, यानी कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन। अगर डेंसिटी है वो माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी आपको, दी नहीं है। अगर डेंसिटी 1 है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg। अब मान लो ये 1 मोल है NaCl का, तो कितने ग्राम आ गया? 58.5 ग्राम। तो ये भी क्या है? 58.5 ग्राम। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ 1 kg सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें से जब सॉल्यूट को माइनस करूंगा तो सॉल्वेंट आएगा, वो कितना आएगा? 41.5 इतने में आएगा। 58 पॉइंट कम कर दूंगा मैं उसमें से, इतने ग्राम वाटर है, या कितना वाटर है? पूरा 1000 ग्राम। मोर वाटर का मतलब लेस कंसंट्रेशन। बात समझ आई क्या? नहीं आई? अरे देखो भाई, इसमें क्या है, 1 मोलर का मतलब है अगर 1000 ml, और क्योंकि मैं डेंसिटी को 1 ही मान रहा हूं, ग्राम भी मान सकते हो इसको, क्योंकि डेंसिटी बाय डिफॉल्ट 1 माननी पड़ेगी आपको। अगर 1000 ml सॉल्यूशन था तो उसमें 1 मोल सॉल्यूट है, और अगर 1 मोल सॉल्यूट मान लेता हूं 50 ग्राम ही है, उसका मोलर मास 50 ग्राम था 1 मोल का, तो कितने ग्राम वाटर आया? 950 ग्राम। तो क्या आ गया यहां पर? वाटर। लेकिन 1 मोल का मतलब क्या है? 1 मोल इन 1000 ग्राम वाटर। तो बताओ वाटर फल तो कहां पर है? 1 मोल में है। इसीलिए मोलैलिटी वाले की कंसंट्रेशन कम आएगी और मोलैलिटी कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। इट कुड बी ए क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर, ध्यान रखना, क्योंकि थोड़ा सा ये कंफ्यूज करेगा। अच्छा, जो मुझे असली करवाना है क्वेश्चन, पहले वहाँ तो आ जाऊँ मैं, ये ना सारा टाइम निकाल दूँ। और जो क्वेश्चन इस साल भी शायद आया है, मैंने ना, ध्यान देना, पूछना बच्चों से, हर एक टेस्ट में वो क्वेश्चन डाला है। जब भी मैंने क्लास टेस्ट लिया या मिड टर्म लिया, और वही 3 में से एक मुझसे क्वेश्चन है जो आया है। आई नो कि होता क्या है, +2 में आपके पास 3 मेन आएंगे न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स वाले, बाकी एमसीक्यू में आएंगे वो अलग। उनमें से 2 तो वो होंगे जब बिल्कुल नॉर्मल, मैं कहूँगा ये आने वाले ही आएंगे, 2 होंगे, 3 यूनिट में से 2 वो आने वाले हैं। इफ आई से यू 10 कर लो, 2 उसमें से आएंगे। थर्ड वन थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा, आपके डॉक्यूमेंट में से ही होगा, बट थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसा होगा जहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। वो पर मैं ट्राई करता हूँ कि हर बार उसको जरूर दूँ आपके
खास करके जो ये मिड टर्म होते हैं या वहाँ, और मैंने कई बार दिया है, इस बार वो आ भी गया है। ये है क्या वो, ये रहा PYQ भी लिखा हुआ है, आई थिंक यही वाला आया हुआ है जो मुझे बताया बच्चों ने, ये आया हुआ या फिर नॉर्मल आया, दो ही क्वेश्चन ऐसे। ये कह रहा है कि 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन शोज डिप्रेशन फिजिंग पॉइंट ऑफ 1.52. कैलकुलेट वॉन ऑफ फैक्टर एंड प्रिडिक्ट नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट मींस एसोसिएटिव डिसोसिएशन। बस अब कैसे करना है, जरा ट्राई करने के बाद 2 मिनट्स के लिए। ओके जस्ट सी यार, इतना मुश्किल नहीं है ये, वैसे इजी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। सिंपली आपने देखो, ये कह रहा है कि इतना फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है। आई टोल्ड यू ऑलवेज, जो दिया होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्व्ड और बाय लाइक सीइंग इन द लैब। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आ गई इसकी। 1.62 इज द ऑब्जर्व्ड, ऊपर लिख दो। ऑल्दो नो नीड टू डू लाइक दिस, ये कर रखा है मैंने, मान लिया। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा हुआ था। कुछ जरूरी नहीं है आप इसी कॉपी करोगे, और बेस्ट वही है इसे कॉपी ना करो तो मैं उसको सही मानूंगा। बढ़िया बच्चा, जिसने अपने तरीके से किया है, इसका मतलब वो कभी भी कर सकता है। अगर आप इसे ही कॉपी करोगे एग्जैक्टली, फिर मुझे लगेगा कि शायद आपने समझा नहीं है, बट स्टिल। अब सुनो, यहाँ पे आपके पास आई क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है 1.62। नाउ नीचे ले लो कैलकुलेटेड, दैट इज कौन सा प्रेशर है यहाँ पे, ये डिप्रेशन फिजिंग पॉइंट KF कितना है, KF की वैल्यू 4.92, KF इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट, कितने ग्राम में सोल्यूट 3.9। मोलर मास दे रखा है बेंजीन का, कितना है 122। चाहो तो डायरेक्टली ऊपर कर दो, इसको नीचे की बजाय ऊपर कर दो 122, इजी रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए। अच्छा, KF इनटू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, कितने ग्राम है 49 ग्राम, इनटू क्या आएगा यहाँ पे 1000 किलोग्राम में है मोलैलिटी के लिए। आंसर जो भी आएगा, मैं यहाँ पे ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा, जो भी आएगा, एंड इट मे बी पॉसिबल, टेलिंग यू इट मे बी, कि यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन PYQ है, ये जो आपको दी गई हैं वैल्यूज इजीली कट हो रही हो आपस में। 49 हाँ सॉरी गलत हो गया भाई, गलत कर दिया। ये 1000 और यहाँ ये इजीली कट हो जाएगा फिर। तो आपके पास आई कितने वैल्यू आने वाली है यहाँ पे 0.50, बस इतना काफी है। विच शोज इट इज अंडरगोइंग एसोसिएशन। और एक क्वेश्चन वो करवाता हूँ मैं पहले, इस पे भी आऊंगा मैं, ये जब ध्यान रखना पेज नंबर जो भी है, बट एक क्वेश्चन जो है मुझे करवाना है, ये रहा, ये लो, ये आ गया। एक तो ये है फिनॉल वाला भी है ना, एक तो ये नहीं, ये थोड़ा सा, हाँ ये हाँ भाई, ये बेस्ट क्वेश्चन है। जिसने ये कर लिया है इसका मतलब अब वो कोई भी क्वेश्चन कर लेगा। ये रहा सामने आपके, आई विल गिव यू एग्जैक्टली 5 मिनट्स। फर्स्ट देखो, अगर कोई न्यूमेरिकल आपको डिफिकल्ट फील हो रहा है, द फर्स्ट रूल इज गिव सम टाइम टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, कि क्या क्या आपको गिवन है एंड व्हाट इज आस्क्ड, कि पूछा क्या गया है, कि निकालना क्या है। प्रॉब्लम ये होती है जब आप ना, इवन दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर द मैथ आल्सो। प्रॉब्लम ये कि पता ही नहीं ये है कि करना क्या है, कि क्या तो उसे दे रखा है, और क्यों, क्योंकि आप टाइम नहीं लगा रहे।
अभी टाइम लगाओगे, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी इन्वेस्ट करने की। ठीक, अब सुनो, ये कह रहा है फिनोल एसोसिएट, इतना गारंटी है यहाँ आई की वैल्यू लेस देन 1 आएगी क्योंकि उसने लिख दिया है एसोसिएट। ये कह रहा है कि फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन, ये रख लो याद, लाइन है ये एनसीईआरटी की। इसका मतलब फिनोल बेंजीन में जुड़ता है, ये पता होना चाहिए। कुछ चीजें रिमेंबर में करनी पड़ती है क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। टू सर्टेन एक्सटेंट, अब ये नहीं कहा कि कंप्लीटली जुड़ रहा है, मतलब अगर मान लो 100 थे, कंप्लीट जुड़ते कितने जाते 50 नहीं, मे बी आउट ऑफ 100 10 जुड़ गए, कितने बन जाएंगे 5, मतलब 10 जुड़ गए ना, 5 ये रह गए, 90 बचे हुए थे, कितने रह जाएंगे 95 कम रह जाएंगे। तो वो कह रहा है टू सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म डाइमर, मींस कुछ एक डाइमर बन चुके हैं। चलो, a solution containing 20 gram of phenol in 1 kg of benzene lowered by this, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया, observed डेल्टा TF कितना आ रहा है 0.69 केल्विन, ये आ गया। वो कह रहा है बताओ कितना फ्रैक्शन डाइमराइज हुआ, अब बताओ निकालना क्या है, फ्रैक्शन ऑफ फिनोल डाइमराइज निकालना क्या है। हाँ, यहां बेटा आपको अल्फा निकालना है, एंड आई टोल्ड यू द फॉर्मूला टू फाइंड द अल्फा और आई फॉर द एसोसिएशन, क्या था वो, I is equal to 2 minus alpha divided by 2, कल क्या था हमने, I is equal to 2 minus alpha divided by 2। अब सुनो, निकालना क्या है आपको यहाँ पे, इसका मतलब पता क्या होना चाहिए आपको यहाँ पे। अब I क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेट, I देख लिया, दिखाओ, हाँ निकल रहा है, आई नो। अब सुनो, ये रहा ऑब्जर्व्ड। अब सुनो, यहां पे मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, नीचे कर लो बाय कैलकुलेशन, तो कितना है केएफ की वैल्यू 5.1 केएफ इनटू मोलैलिटी, इनटू मोलैलिटी मींस गिवन मास कितना है 20 ग्राम, इनटू मोलर मास कितना है 94, ये हो गई नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इनटू वॉल्यूम सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा वो 1 kg, अच्छा कोई इशू नहीं है 1 kg, नो प्रॉब्लम। लो भाई इसे सॉल्व कर दो, आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी आई की, आई आ गया, आई वैल्यू पुट कर देना, अल्फा आएगा नहीं आएगा। तो बेटा ये एमसीक्यू या न्यूमेरिकल जो है लेंथी जरूर है, टाइम लगेगा, इसलिए भाई पिछले रोक दिया आपको। ये आप आज पक्का ट्राई करेंगे जो आपके पास फ्री पीरियड होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपने न्यूमेरिकल अभी कर लिए तो हो जाएंगे, इफ यू आर थिंकिंग बाद में करेंगे तो बेटा कभी नहीं करेंगे, इसका मतलब यही होता है। मैं साफ बता रहा हूँ, इस बार भी जिन बच्चों ने सिंसियरिटी से +2 में किए थे, जिस समय करवा रहा था मैं, उनके तीनों हो गए। जो कह रहे थे अभी लंबी लाइफ पड़ी है, बहुत जिंदगी पड़ी हुई है, पूरा साल पड़ा हुआ है, वो साल चला ही गया, उसके बाद वो तीनों मेडिकल छोड़ के ही आए हुए हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बाद में। मैं साफ बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल कभी भी लास्ट में कभी नहीं कर पाओगे, चाहे वो मिड टर्म एग्जाम हो, चाहे प्री बोर्ड हो, कुछ भी हो, ये आपको पहले ही आने पड़ेंगे और इसमें याद नहीं करना होता। सबसे बड़ी बात ये भी है, लास्ट टाइम में आप वही चीजें करते हो, रिवीजन तो भूल गए ना, रिकैप, ओनली रिकैप, उसके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। लास्ट टाइम में आप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते। होता पता क्या है, जब आप कहते हो पढ़ना है मुझे लास्ट टाइम में,
आप चीज़ों को दोबारा रिमेंबर कर लेते हो बस, और जो समझा हुआ था उनको जोड़ करके आंसर निकाल देते हो। तो जो तो जिसमें ये कैलिबर है जोड़ सकता है चीज़ों को, जैसे मैं दांत तोड़ सकता हूँ इसके दुर्गेश के, और जुड़ेंगे भी नहीं वो। अरे इतनी गंदी हंसी कौन हंसता है डराने के लिए है? चलो मैं हूँ, मान लिया कई साल देख रहा हूँ आपको मैं, कोई नया टीचर डर जाए, हटने का जाए है? ऐसे हंस रहे हो, अच्छा लगता है? कोई नया टीचर हो, क्या हो गया है? बिना कुछ हुए डरा रहे हो सही। आगे से देखा मैंने आपको डराते हुए इस तरीके, छोड़ो नहीं, पता नहीं क्या है। तो सिंपली बनाओ वीडियो आपकी, मैं यो ब्लू लंगूर। रिगार्डिंग कंसेप्ट, ये आपको पहले करने पड़ेंगे। आप एग्जाम टाइम से पहले, चाहे वो अभी पीटी होगा उसके लिए, आप केवल कंसेप्ट्स को दोबारा से रिकैप करोगे। जैसे ही एग्जाम आएगा उस नॉलेज का यूज करके आंसर कंस्ट्रक्ट करोगे। सीताराम, हमें लगता है कि आपने याद कर लिया, नहीं, आप साइंस के आंसर अब याद नहीं कर सकते। क्वेश्चन अलग लगाएंगे, बार बार हर बार लगाएंगे। दैट्स व्हाई यहाँ अभी टाइम है, चीजें समझ लो। हाँ, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, बोलते हैं ये, ठीक है, वो एक अलग चीज है। वो उसके लिए मिलता है आपको 1-2 डेज कि जो भूल गए ना, ठीक है, बस इतना ही। लेकिन उस समय आप कंसेप्ट समझ नहीं पाओगे। कंसेप्ट समझने के लिए टाइम लगता है, और एक साथ 10-20 कंसेप्ट नहीं समझ सकते एक दिन में, 1-2 बस, इससे ऊपर नहीं आएंगे। तो बेटर है टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ वहाँ देख कर कि वो घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, तो घूमते रहता हो बेटा, ठीक है। और लाइक दुर्गेश, प्लीज डोंट डेयर टू स्केयर मी बाय गिविंग दैट स्केरी स्माइल, ठीक है। चलो